अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के तकरीबन 10:30 तकरीबन होने वाले हैं। मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी, लाइक 9:30 बजे के करीब, लेकिन बच्चे हस्बैंड सब अब उठे हैं और मैंने करनी है आज काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि गेस्ट कहाँ गए। गेस्ट इतनी जल्दी नहीं गए वापस। गेस्ट दरअसल गए हैं नारान और आउटिंग के लिए, क्योंकि वो हर दफ़ा जाती हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, और हम लोग भी उनके साथ 2 बार जा चुके हैं। 3-4 साल पहले हम गए थे हुंजा तक और वो पूरे वीक का एक टूर था, बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। उसके बाद फिर हम लास्ट ईयर भी गए थे नारान, लेकिन इस ईयर ऑफ कोर्स मेरी हेल्थ की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे और मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि इसी वजह से तो मैं ईद पे फैसलाबाद नहीं गई और वेकेशंस पे अपनी मदर के घर नहीं गई। तो वेकेशंस के लिए लाइक आउटिंग के लिए इतनी दूर जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम लोग घर में रुके हुए हैं और बस आज मुझे करनी है क्लीनिंग, क्योंकि मेहमान चले गए हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी सुबह उठ के मुझे धचका ये लगा कि मेड आज नहीं आ रही। मेरा सुबह से दिल, जैसे मैं उठी थी मुझे लग रहा था कि आज इन्होंने कर लेनी है छुट्टी। तो खैर अब मुझे सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन स्लोली मैं करती रहूँगी और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखते हुए मैं कामों को इसी तरह करती हूँ। थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा कर लिया और फिर रेस्ट किया। ना किए हुए मेरा कोई गुजारा नहीं है। तो ये घर की कुछ हालत है और जगह जगह कुछ रैपर्स वगैरह बिखरे हुए हैं, टिश्यूज़ बिखरे हुए हैं। बच्चे खेल रहे थे इस रूम में, कल काफ़ी बच्चों ने खेला, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मैस है और पूरा घर ही आलमोस्ट। ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग हों तो फिर चलते फिरते हैं तो डस्ट भी आती है पाँव के साथ, तो गंद तो मचेगा। तो आज मुझे करनी है क्लीनिंग, तो मैं आपके साथ करूँगी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के साथ साथ मैं आपके साथ हमेशा कोई टॉपिक डिस्कस करती हूँ। और यहाँ पर कुछ बर्तन भी पड़े थे, मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। और किचन की कुछ ऐसी हालत थी कि किचन में कल रात में खाने जो डिनर के बर्तन थे ना, आप ही ने धो लिए थे और मैं किसी काम में बिजी थी और उन्होंने मेरे से बचकर सारे बर्तन धो लिए थे। बस इतने से बर्तन रह गए थे और ये सुबह भी मैंने बस रूम से निकाले हैं और बर्तन कोई इतने ख़ास नहीं है। खाना भी बना हुआ है, तो आज मुझे खाना बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है। रात का खाना बचा पड़ा है तो आज हम वो खाएंगे और मैं अपनी क्लीनिंग करती रहूँगी। तो क्लीनिंग के साथ मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती हूँ कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि क्लीनिंग तो वो है ना जो आपने देखनी होती है। तो डिस्कशन से ये हो जाता है कि चलें किसी का बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि किस तरह आप कंसीव कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको ये आज की वीडियो ना बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का भी काम करेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखें, जब भी आपकी शादी होती है, शादी से पहले तो ऑफ कोर्स नहीं पता होता ना कि बॉडी में क्या इश्यूज़ हैं, क्या नए इश्यूज़ हैं। हाँ, पीरियड्स कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों के लेट आ जाते हैं, लेकिन बहुत सी डॉक्टर्स इसको नॉर्मल समझती हैं और वो कहती हैं कोई मेडिकेशन ना लें, क्योंकि समटाइम्स मेडिकेशन लेने से कोई रिएक्शन हो जाता है। तो इस वजह से आपको पहले कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई मेडिसिन लें। खैर, आपकी शादी हो गई और आपने अब शादी को 6 माह 7-8 माह गुजर गए हैं, कंसेप्शन नहीं हो रही। जो लोग चाह रहे हैं कि कंसेप्शन हो, तो उन लोगों के लिए ये है कि जैसे शादी को 6-7 माह हो जाएं, आपको एक दफ़ा किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखें, जितनी जल्दी आप कंसीव कर लें, जितनी जल्दी आप बेबी प्लान कर लें, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि जब हमारी छोटी एज होती है, कम एज होती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को बियर कर सकते हैं, ठीक है। और कंसेप्शन के चांसेस भी छोटी एज में ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाएगी, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी शादी को टाइम गुजरता जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी। और जैसे जैसे आपका अगर वेट बढ़ रहा है, गेन कर रही हैं आप, क्योंकि हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं शादी के बाद हम थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जितनी जल्दी कंसीव कर लें उतना बेहतर है। उसके बाद जैसे ही आपकी शादी हुई, 6-7 माह गुजर गए, अब कंसेप्शन नहीं हो रही, तो उसमें आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है किसी अच्छी डॉक्टर को मिले। अब डॉक्टर कौन सी होनी चाहिए? देखें, हमेशा मैं आपको यही कहूँगी कि किसी क्वालिफाइड, किसी अथोराइज्ड MBBS डॉक्टर के पास जाएं, जिसका आपको कंफर्म हो कि हाँ भाई ये
बिल्कुल सही डॉक्टर है, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। उसके पास जाएं क्योंकि अपनी हेल्थ को, अपनी ज़िंदगी को किसी रिस्क में नहीं डालना चाहिए। किसी LHV, किसी गायनी किसी ये जो मिड लेडी होती हैं या LHV होती है, इनको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और आपसे बढ़कर कोई दुआ नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, उनके अलावा कोई आपके लिए दुआ नहीं करेगा। तो ये सोचना कुछ लोग दम वगैरह करवाते हैं, देखें हमारी बॉडी साइंटिफिक तरीके से चलती है और दुआ तो वही है जो हमने अल्लाह ताला से मांगनी है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इन चक्रों में ना पड़ें कि कोई हकीमी दवाइयाँ खाएं और किसी से आप दम करवा रहे हैं, कोई अजीब सा इलाज करवा रहे हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करें। इससे ये कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको शायद फ़ायदा इतना ना हो, ठीक है। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, किसी को फ़ायदा भी हुआ हो, लेकिन मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है। इससे आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आपने किसी अच्छी डॉक्टर को मिलना है, अपने टेस्ट करवाने हैं, जो वो कहें उनकी गाइडलाइन लेनी है और उस पर चलना है। अगर आपको PCOS का इशू है, आपको वेट गेन का इशू है, कोई भी इशू है, आपकी डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से मशवरा दे सकेगी। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों का मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरी मेडिसिन में कोई ऐसे कोई नॉलेज या एजुकेशन है। तो आप अपनी अच्छी से किसी डॉक्टर से मिलें, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उनसे बात करें और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएं। इसमें देखें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि आप गलत तरीके से चीज़ों को फॉलो करें। आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आपके सारे टेस्ट वगैरह क्लियर हों, लेकिन आपके हस्बैंड के टेस्ट वगैरह ना हुए हों तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। देखें, अगर मुझे कोई मदर सुन रही हैं जिनके बेटे हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को गाइड करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने हस्बैंड से कहें कि भाई अपने बेटे को कहें कि किसी डॉक्टर को दिखाएं, देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान बीमार हो सकता है, किसी को भी कोई बीमारी लग सकती है, किसी को भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी में भी कोई कमी हो सकती है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इतना परेशान होने से अच्छा है कि आप प्रॉपर टाइम पे अपना इलाज करवाएं। और इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई अना का मसला नहीं होना चाहिए। आपको अपने बेटों को चाहिए कि अपना टेस्ट करवाएं, अपने हस्बैंड्स को आप गाइड करें कि अपना टेस्ट वगैरह करवाएं। अगर उनके बिहाफ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर टाइमली उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है, देखिए मैं जब मेरी शादी हुई थी 6 मंथ्स हुए थे शादी को, और मुझे था कि अब मैं कंसीव कर लूँ। और क्योंकि ऑफ कोर्स सोसाइटी का प्रेशर होता है, खुद मेरा सोसाइटी के अलावा ना मेरा खुद का भी दिल करता था कि अब हमारा बेबी कोई आ जाना चाहिए। तो खैर लेट हो रहा था तो मैं बड़ी जल्दी पैनिक हो गई थी। तो उससे क्या हुआ कि डॉक्टर्स, सारे रिलेटिव्स सब मुझे ये कहते थे पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। पर जो इंसान स्ट्रेस लेता है उसको भी, ज़ाहिर बात है, स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपके कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उससे भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश ये करें कि स्ट्रेस नहीं लें जिस तरह मैंने लिया, और रिलैक्स होकर ये काम करें और अल्लाह ताला पे अच्छी उम्मीद रखें। इसके अलावा ये कि अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो खैर जैसे ही कंसेप्शन नहीं हो रही थी और मैं मेडिसिन भी ले रही थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन कुछ भी हल नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या, मेरे हस्बैंड ने क्या प्लान करना शुरू किया कि हम कोई बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। देखें, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बच्चे को तरसते रहते हैं लेकिन बेबी अडॉप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। वो सोचते हैं हमारा अपना ही होगा तो हम उसको पाल लेंगे ही ऐसे। समटाइम्स देखें, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। क्या पता अल्लाह ताला ने आपको किसी और काम के लिए चुना हो। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपकी शादी को 5, 6, 7, 10 साल हो गए हैं तो प्लीज़ अडॉप्शन की तरफ चले जाएं आप। और कोशिश ये करें किसी बहन भाई से ना लें। देखें, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं हम यतीम खाने से लेंगे, पता नहीं कौन सा बच्चा होगा। बच्चे सब पाक होते हैं, बच्चे सब इनोसेंट होते हैं, बच्चे सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं और उनको प्योर बनाया है। बच्चे को जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएगा। बच्चे की जैसे तरबियत करेंगे वो आपके नक्शे कदम पे चलेगा। तो किसी का भी बच्चा ले लें, जब आप उसको अपनी ट्रेनिंग देंगे वो आप जैसा हो जाएगा, ठीक है।
तो इस चीज़ में नहीं फ़ील करना चाहिए कि भाई बच्चा किसका होना चाहिए। और बहन भाइयों से भी नहीं लेना चाहिए। सम टाइम बहन भाई में क्लैशेस हो जाते हैं, कुछ बहन भाई अपने बच्चे फिर वापस मांगना शुरू कर देते हैं, या फिर सारी लाइफ वो कंपेयर करेंगे कि हमने अपने बच्चे को किस तरह रखा हुआ है और जिस बहन भाई ने हमसे बच्चा ले लिया उसने किस तरह रखा हुआ है। और कल को बच्चों को पता चले, बच्चों के दिल में भी बात आती है, तो मतलब बहुत सी नेगेटिव बातें हो सकती हैं। तो और किसी भी बहन भाई का इम्तिहान क्यों लेना कि आप हमें अपना बच्चा दे दें। कोई अपना बच्चा किस तरह किसी को दे सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग देते हैं उनको सल्यूट है, जो इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं एग्री हो जाते, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो कोशिशें करें कोई ऐसा बच्चा लें जो वाकई डिज़र्विंग है, जिसको अच्छे माँ बाप की ज़रूरत है, अच्छे घर की ज़रूरत है, अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अडॉप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। कोई ऐसा कोई मोहल्लेदार होता है, कोई दूर दराज में कोई ऐसा गरीब इंसान होता है जो जिसके बच्चे हो गए लेकिन वो पाल नहीं अच्छे तरीके से सकता, आप उनसे जाके आप कह सकते हैं कि हम आपका बच्चा ले लेते हैं, हम इसको अच्छा फ्यूचर दे देंगे। तो आपकी भी जो एक क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी, उस बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा और आपको कितनी ज़्यादा नेकी मिलेगी। अल्लाह ताला कितना खुश होगा। और ये तो सुन्नत भी है यतीम की कफ़ालत करना, और नबी पाक ने भी कहा है कि किसी यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह एक हाथ की 2 उंगलियाँ होती हैं। तो देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मज़ा तो तब है ना कि आप किसी अनजान बच्चे को अच्छा ब्रॉटअप दें। अपने बहन भाई के बच्चा ले लिया, रिश्तेदार का बच्चा ले लिया, उसको ब्रॉटअप, वो तो पहले ही ठीक होंगे। लेकिन ये कि आपको चाहिए कि आप किसी के बच्चे को कोई जो वाकई डिज़र्व करता है उस बच्चे को लें और उसको अच्छा फ्यूचर दें। तो उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी, आप को देखने वाले मोटिवेट होंगे, आपकी तरह लोग भी शायद कोई नेकी कर लें और अल्लाह ताला आपसे कितना राज़ी होगा। अच्छा जी, ये तो होगी अडॉप्शन की बात। उसके बाद आईवीएफ जिन लोगों को नहीं पता, शायद उनको इस वीडियो से पता चल जाए कि जो लोग इतना वेट कर रहे हैं बच्चे का, तो आईवीएफ ट्राई कर लेना चाहिए। ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और इसमें आपकी बॉडी से सैंपल लिया जाता है, एग्स लिए जाते हैं, हस्बैंड की बॉडी से लिए जाते हैं और उनको फिर वो लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं या उसको आपस में अटैच कर देते हैं। तो इस तरह ये कि एक बेबी जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में होता है, बहुत जगहों पे होता है। लाहौर में हमीद लतीफ़ का बहुत नाम है और वो लोग इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी बहुत से लोग करवा रहे हैं और मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी शहरों में भी ज़रूर होगा। अगर नहीं तो आप मूव कर सकते हैं थोड़े से दिनों के लिए इस काम के लिए, और इसकी 1-2 मेरा ख्याल है डॉक्टर से मीटिंग होगी और वो आपका ये मसला जो है ना हल कर देंगे। इसके चांसेस 90% के करीब होते हैं, 90-95% के करीब। बाकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी सिस्टम पे और आप पे और आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि ये डॉक्टर आपको उम्मीद दिला देते हैं कि कितने % ये हो सकता है काम। तो उस तरफ चले जाना चाहिए। और उसके लिए देखें वो एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना कि पैसे जमा कर लें थोड़े से। आपके पास अगर कोई एसेट है आप उसको सेल कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, कोई कमेटी डाल सकते हैं, आप अपनी कोई चीज़ सेल करके ये काम कर सकते हैं, पैसे थोड़े जमा करके ये काम कर सकते हैं। देखें एक ज़िंदगी चाहना, एक बेबी चाहना, उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। पेरेंट्स जब इंसान बनता है ना तो उससे बड़ा एहसास कोई नहीं होता। अगर आप तरस रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट, ऑफ कोर्स हर कोई एफर्ट करता है, डॉक्टर से हम मिलते हैं, इलाज करवाते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आईवीएफ ऑफ कोर्स महंगा है, इसमें 4-5 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन आप जमा कर सकते हैं ये पैसे और अपनी कोई चीज़ सेल करके भी ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देखें चीज़ों से, पैसों से ज़्यादा बढ़कर वो खुशी होगी, वो एहसास होगा कि अगर आपको बेबी मिल जाए तो ये कोशिश आपको जल्दी कर लेनी चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि 10 साल होंगे तो हम आईवीएफ की तरफ जाएंगे। जैसे ही 4-5 साल हो गए आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, नहीं काम बन रहा, फिर आप आईवीएफ की तरफ चले जाएं।
तो इस तरह ये होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। तो कोशिश ये करें कि आप इस तरफ चले जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला आपके मसले बहुत से हल हो जाएंगे। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैंने प्रेगनेंसी का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उसके बाद से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो देखें, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे और बात करनी चाहिए। मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, जो मेरे दिमाग में नॉलेज है, वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ और जितना सा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं कर दूँ। बाकी ये है कि आप लोगों को भी बहुत अंदाज़ा होगा, दुनिया में हर इंसान रहता है, उसको पता होता है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं इतना पता होता, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो शायद मेरी बात उन तक पहुँच जाए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड ही और भी चीज़ें बनाऊंगी। प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कौन सी मिथ्स और कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको नहीं फॉलो करनी, और इस तरह की काफ़ी वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को मज़ीद नॉलेज हो जाए। और मैं अपनी ज़िंदगी का, मेरे ये मेरा 4th बेबी है और मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कौन सी बातों पे यकीन किया, कौन सी बातों पे नहीं यकीन किया, जो बड़ों बूढ़ों की बातें होती हैं, और किस तरह मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, वो सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी ताकि आपको भी प्रॉपर गाइडेंस, और जो लोग मिसकंसेप्शंस का शिकार हैं वो प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाएं और रिलैक्स होकर अपना टाइम एंजॉय कर सकें या सोच सकें कि हम भी कंसीव कर लें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने बातें आज करनी थी कि मैंने मोटिवेट करना था उन लोगों को कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही लेडीज़ और जिनके मसले मसाइल हैं या फिर जो डर रही हैं या फिर जिनके साथ इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ अपने आप को आप पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग जो है वो सारी हो गई थी। मेड आज नहीं आई थी तो मैंने खुद ही क्लीनिंग की थी। और क्लीनिंग के लिए जो मेरे पास 2 गैजेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक जो मैं ब्रूम यूज़ करती हूँ, खड़े होके देख लें, इस सिचुएशन में मेरे लिए बैठकर, ये 1 कनाल का घर है और इसकी सफाई करना में इंसान थक जाता है। और मेरी कंडीशन में जिसने उठ के बार बार बच्चों को खाना भी देना है, दूध भी देना है, बच्चों को नहलाना भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग करना है बच्चों का, तो उसके लिए अगर मैं सारा दिन बैठ के सफाइयाँ ही करती रहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो देखिए, मैंने एक ब्रूम रखा हुआ है, उसके साथ मैं सफाई करती हूँ ब्रश के साथ। बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी है, इंसान थकता नहीं है। दूसरी ये बात, मैंने जिस बकेट से मैं मॉपिंग करी थी, अभी मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लोग जानना चाहेंगे कि मैं ये किस तरह का है, कहाँ से लिया, कितने का लिया, कैसा काम करता है। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं और वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने दराज से लिया था, वो भी बहुत अच्छा है, क्लीनिंग अच्छी कर देता है, काम आसान कर देता है। और ये कि मेड जिस दिन नहीं आए आप उस दिन उसके साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। मार्बल पे वो इतना अच्छा काम नहीं करता, लाइंस डालता है, ठीक है, लेकिन टाइल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो दराज से मैंने लिया था, 2000 रुपये का लिया था। ये बकेट है, ठीक है, और बड़ी अच्छी कंडीशन में पैक होके मुझे मिली थी, ठीक है। इसमें 2 जगह बनी हुई हैं, एक में आप पानी डाल लें, सरफ वाला डाल लें, या फिर आप फिनाइल डाल लें, या फिर आप डिटोल डाल लें, कुछ भी डाल लें। उससे आपने डिप करना है इस ब्रश को, और उसमें से जब डिप हो जाएगा ऑफ कोर्स वो गीला हो जाएगा, तो उसको ड्राई करने के लिए दूसरा पोर्शन बना हुआ है जिसमें आपने डाल के उसके, वो थोड़ा टाइट बना हुआ है, तो उससे ये होता है कि आपका पानी जो है ना वो सारा उसमें ड्रेन हो जाता है। तो एक में पानी होता है, एक खाली आपने रखना होता है और आपने उसमें ड्रेन करते जाना है। इस तरह आप इसके अंदर डालेंगे, इसका जो ब्रश है रोटेट होता है और इस तरह ये जो इसका पैड है वो लग जाता है बिल्कुल ब्रश के साथ, ताकि इसमें जगह बन जाए इसके अंदर उसको डालने की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले गीले पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और पानी लगा लेना है उसके ऊपर। उसके बाद आपने इसको ड्रेन कर लेना है और इसका ब्रश जो है वो चारों तरफ अच्छे से घूमता है, जहाँ जहाँ आपने इसको गुजारना है ये गुजर जाता है, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और ये कि जिस दिन मेड ना आए आपका काम आसान हो जाता है और आप बहुत कम थक कर अपनी सफाइयाँ कर सकते हैं। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था और पूरे घर में मॉपिंग हो गई थी। डिटोल वाला पानी मैंने पानी डालकर इसमें डिटोल मैंने जो सरफेस क्लीनर होता है वो डाला था और पूरे घर में मॉपिंग कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप नंगे पाँव चलें, जैसे मर्जी चलें, आपका जो फ्लोर है
वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये बेस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी। और हाँ, इसके साथ जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं ये करती हूँ कि जैसे पहले ईज़ा थी तब मेरे पास मेड नहीं थी, लास्ट मंथ्स में 3 मंथ्स में कोई मेड नहीं मुझे मिल रही थी, मैं इसी के साथ सफाई करती थी। हफ्ते में 2-3 दिन इसके साथ कर ली, और एक दफ़ा मैं टावल रखा हुआ था, फिर टावल से ये कि मुझे अच्छे से ना सुकून आ जाता था, तसल्ली हो जाती थी, फिर मैं टावल से करती थी। फिर बाकी ये कि 2-3 दिन इसके साथ कर लेती थी, इस तरह मैनेज कर लेती थी। गुजारा इसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। 2000 का आता है, दराज से ईज़िली आपने मोपिंग बास्केट या मोपिंग टूल लिख लें तो वो निकल आएगा इस तरह का। खैर, सफाई मेरी हो गई थी, बच्चों को फिर मैंने नहलाया और इनको नीट एंड क्लीन किया, और उसके बाद बस बच्चे खेल रहे थे। फिर मैंने अपने आप को थोड़ी ट्रीट दी। जब मैं कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, फिर मैं अपने आप को ट्रीट भी देती हूँ। तो काम करके मुझे अच्छी खासी भूख लगी थी, फिर मैंने KFC ऑर्डर किया और अब मैं KFC खाऊंगी। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ऑफ कोर्स बच्चे भी साथ में खाएंगे। तो दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ऐसी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।